बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमास ने ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइल का अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन गिरा दिया है और साथ में ऐलान किया है कि इसराइल का स्काईलार्क ड्रोन गिराने के साथ साथ हमने और ज़्यादा इसराइल का नुकसान किया। असल में ये जो ड्रोन है ये इसराइल के लिए बड़ा अहम था और इन्होंने इस जंगी तैयारी के लिए रखा हुआ था। अभी उन्होंने डिटेल्स जारी नहीं की कि कहाँ पर हमने ड्रोन गिराया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसराइल का जो ड्रोन गिराया है इसके बाद इसराइल के बाकी सिस्टम पर भी हमारे हमले हुए हैं, जिसमें इसराइल के टैंक्स भी तबाह कर दिए हैं और एक जगह इसराइल की फौज की पूरी पलटन थी, हमने वहां पर हमला किया है, जिसके बाद इसराइल के फौजी मारे गए हैं बड़ी तादाद के अंदर, जिसकी डिटेल्स और वीडियोस वो जल्दी जारी करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि ये ड्रोन्स तो तबाह हो रहे हैं इसराइल के, और इसराइल के ड्रोन्स के साथ साथ इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस हैं इलाद के करीब, वहां पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से यमनी फौज की जानिब से हमला किया गया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर तकरीबन 4 हमले किए गए हैं और आप इमेजिन कर लीजिए कि उसमें इसराइल का कितना नुकसान हुआ है कि अभी तक इसराइल ने इस बारे में बताया नहीं और इलाज शहर के अंदर उनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहाँ उनके पहले टैंक्स तबाह हो रहे थे, अब उनके ड्रोन्स की बारी आ गई है और ड्रोन्स के साथ साथ इसराइल के अब वो कह रहे हैं कि हमने शिप्स को भी निशाना बनाना है और इसराइल के जितने बहरी बेड़े या उनके शिप आ रहे हैं, कंटेनर्स आ रहे हैं, उनको चुन चुन कर इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। और एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उन्होंने कहा है कि हमने इसराइल का जो ड्रोन गिराया है इसका कंट्रोल भी संभाल लिया था। यानी ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि इसराइल का जो ड्रोन गिराया गया है उसका कंट्रोल भी संभाल लिया है। क्या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी सूरत हाल है, इस बारे में अभी पता नहीं। लेकिन इसके साथ इसराइल के मीडिया ने खबर ब्रेक की है कि इसराइल के लिए और बहुत सारी चीज़ों में नाकामी हुई है। जब ये नुकसान उनका हो रहा है तो उन्होंने हमास के साथ जो डील फाइनलाइज की है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि 3 दिन की जंग बंदी के लिए, यानी इसराइल 3 दिन की जंग बंदी करेगा, बदले में 50 के करीब कैदी रिहा किए जाएंगे। और ये कतर ने डील फाइनलाइज करवाई है और इसमें कहा यह गया है कि इसराइल के ऊपर शदीद दबाव है कि आप 3 दिन की जंग बंदी करें और जंग बंदी के साथ कतर इसमें रोल प्ले करेगा। उसमें और बहुत सारे गारंटर होंगे कि अमेरिका और ये तमाम चीज़ें कि 3 दिन की जंग बंदी होगी, फिर जाकर सूरत हाल सामने आएगी। अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज ये था इसराइल के लिए कि अपने ड्रोन्स बचाने हैं, अपने इन्होंने टैंक्स बचाने हैं। अब ना टैंक्स बच रहे हैं, ना ड्रोन्स बच रहे हैं और ना ही कोई और सूरत हाल। तो ये इंटरेस्टिंग मामला इस वक्त शुरू हो चुका है बहुत ज़्यादा। इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है इस वक्त कि उनके ख़ास तौर पर उन ड्रोन्स को जो दुनिया भर के अंदर वो एक्सपोर्ट करते थे, चाहे वो हेरन ड्रोन हो, चाहे ये दूसरे ड्रोन हो और ये कोई और हो, इन सबको निशाना बनाने के साथ उनकी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं उस कंपनी के। ये सबसे बड़ा उनके लिए झटका होता है और जो ऑर्डर्स उनको मिलने होते हैं वो असल में कम हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स गिरते नहीं हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर कोई शख्स ज़मीन पर खड़ा होकर एक आम मिसाइल से गिरा दे या उसकी टेक्नोलॉजी को हैक करके या किसी तरह गिरा दे तो फिर क्या होगा। आप जानते हैं इसराइल ने क्या बात की है? उन्होंने कहा है कि रशिया कोई हमारा दोस्त नहीं है या दोस्त मुल्क नहीं है। उसने कहा ये ईरान की जितनी प्रॉक्सीज होती हैं उनकी बैक पर रशिया खड़ा होता है, तो लिहाजा हम रशिया पर कोई भरोसा नहीं कर सकता और ना ये इसराइल का कोई दोस्त है। यानी उन्होंने क्लियरली ये बात की कि चाहे हमास हो या कोई और हो, ये जो प्रॉक्सीज वो इनको कहते हैं, ये ईरान की प्रॉक्सीज है, वो कहते हैं इसके पीछे रशिया खड़ा है और रशिया इनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, इसीलिए ये लड़े हैं। अब हालिया उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि रूस ने टेक्नोलॉजी दी, जिसके बाद उन्होंने इस वक्त इसराइल की, देखिए, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक शुमार होता है इसराइल, और अगर उसकी टेक्नोलॉजी और उसके ड्रोन्स और उसकी तमाम चीज़ें इस तरह तबाह होना शुरू हो गई हैं तो बताइए इसराइल की फौज उसको कैसे मैनेज करेगी। इसराइल को जवाब दिया है रूस ने। उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, फ़लस्तीन की रियासत का क़याम हर सूरत रहेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप पूरा फ़लस्तीन खा जाएं और उसके बाद आप कहते फिरे दुनिया को कि दहशतगर्द था।
हम सिर्फ वही मानेंगे जिसमें फ़लस्तीन होगा और जिसमें इजराइल भी होगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ इसराइल होगा और फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा, तो ये भूल है इसराइल की कि हम फ़लस्तीन के बगैर दुनिया इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ये जो ख़ास तौर पर इसराइल को दबोचने के लिए रूस की जानिब से स्टेटमेंट आई है। और ये बहुत बड़ी, इसका क्या मतलब है? इसका सादा अल्फाज में समझिए मतलब कि अब तो इनका एक ड्रोन, 2 ड्रोन, 3 ड्रोन, 182 टैंक्स और तमाम चीज़ें तबाह हुई हैं। उसके बाद तो इनकी इतनी ज़्यादा चीज़ें तबाह होंगी कि रूस इनकी बैक पर खड़ा हो जाएगा। फिर रूस कहेगा कि इस सारी सूरत हाल में अगर आपने क़याम नहीं किया, हम तो मानते नहीं है इसको। देखिए, इसमें एक बात बड़ी अहम है जो समझने वाली है कि शाम के अंदर आ गया था रूस। जब बशारुल असद को गिराने का फैसला कर लिया था इसराइल ने, अमेरिका ने, तो बचाने के लिए आ गया था। उसी वक्त इसराइल का प्लान था कि हम अपनी अब बाउंड्रीज को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन वहां पर हुकूमत उसकी बच गई। अब अगर ऐसी सूरत हाल में ये यहाँ से गजा को रिमूव करते हैं या कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक बात ज़हन में रख ले कि यहाँ पर रूस इनको बहुत ज़्यादा मदद करेगा हथियारों से, चीज़ों से। और आहिस्ता आहिस्ता ये अभी देखिए, हमास से अभी तक ये जो लड़ाई की है, बाहर से तो वो लेकर नहीं आ सकते ना कोई चीज़, लेकिन क्या ये इतना आसान है कि इस सारी सूरत हाल में वो सब कुछ सुरंगों में बैठकर बना ले और बाहर से उनको जाने का मौका ना मिले, या ऐसे होता है? ये ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है ईरान की जानिब से मदद है, जाहिर सी बात है दुनिया के बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं मदद करते हैं, रूस हो, चाइना हो, मदद करते हैं, लेकिन ये कभी ज़िंदगी में इसका इकरार नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। अब आप सोचिए ज़रा कि इस सारी सूरत हाल में सीसी ने इजिप्ट की, मिस्र की जो फ़ौज है उसको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया है और कहा है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन्स के साथ आप हाई अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ पर हालात जो बता रहे हैं वो हालात बड़े ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत होने वाली है। आप सोचिए ज़रा कि तैयब उर्दगान के ऊपर इस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इसराइल में अपनी फ़ौजें उतारे, अपनी एयरफोर्स उतारे, कि आज उर्दगान को ऐलान करना पड़ा है कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है और हम इस दहशतगर्द रियासत को तस्लीम नहीं करते। और साथ उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं नेतन्याहू और इसराइल की जो दहशतगर्दी हो रही है उसके खिलाफ। देखिए, बज़ाहिर तो आपको स्टेटमेंट जो लगेगी उसमें दमखम लगेगा। उसकी वजह यह है कि अर्दोगान के ऊपर उनकी आवाम का प्रेशर है, और यही वो प्रेशर है कि अर्दोगान इस हीट को फील कर रहे हैं कि इसके बाद हमारा नंबर है। और बार बार वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप हमास की मदद करें, आप जाएं वहाँ पर इनकी मदद करने के लिए। आपने वादे किए थे, अब इस सारी सूरत हाल में वो जितना हो सकता कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला तब पैदा होगा कि जब खुदा न खासा अगर गजा हाथ से निकल जाता है मुसलमानों के। अभी तक इसराइल के देखिए जीतने के आसार नजर नहीं आ रहे। बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि इसराइल की फौजों ने जाकर बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया है, फलाना कर लिया, मार रहे हैं उनको, लेकिन उनको कुट पड़ रही है बहुत ज्यादा। उनके ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, उनके फौजी मारे जा रहे हैं। और डेली बेसिस पर आप देखें 2, 3, 4 बड़े हमले होते हैं, और उन बड़े हमलों के अंदर देखिए अगर आपके रोजाना आपके कोई 15, 20, 25 फौजी मारे जाएं, रोजाना आपके मारे जाएं, और इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, आपके मिसाइल खत्म हो रहे हैं, अगर ये सारे का सारा मामला हो रहा है तो क्या आप इसको इसराइल की विक्ट्री समझेंगे? आप बताइए कि अगर आज डील फाइनलाइज हो रही है और उसमें कैदी रिहा किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसराइल ने अपनी जान मार दी थी, पूरी कोशिश कर दी थी कि किसी तरह ये कैदी हर सूरत हम वैसे ही लेकर आज हम दुनिया को बताएं। लेकिन अगर 38-39 दिन के बाद भी जाकर इन लोगों ने कैदियों को नहीं बचा पाए, तो इसका मतलब है कि इजराइल की फोर्सेस पहले घुटने टेकने जा रही है और फिर अगले लेवल पर काम होगा। 3 दिन की जंगबंदी का इनको फायदा होगा कि ये बहुत सारी चीजों में तैयारी अपनी पूरी कर लेंगे, बहुत सारे मामलात कर लेंगे। जो लोग इंटरनेट बंद होने के बावजूद अपनी वीडियोस, अपना डाटा, अपनी तमाम चीज़ें अपलोड करते हैं, साथ साथ जंग भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, सुरंगों से भी तैयारी करते हैं, फौज से भी लड़े हैं, और जो इन्होंने पकड़े हुए हैं कैदी खास तौर पर उनसे भी वो लड़े हैं। अगर ये सारी की सारी सूरत हाल हो जाती है तो आप बताइए कि फिर वो लड़ कैसे सकेंगे इस लेवल के बाद अगले लेवल तक, और उससे अगले लेवल तक बगैर किसी सपोर्ट के। ये सोच जब आती है तो इंसान सोचता है नामुमकिन सी बात है, लेकिन वो कर रहे हैं, सारे का सारा मामला कर रहे हैं। अजीबोगरीब बात है कि इजराइल के अंदर होने वाले जो सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि 97% लोग इस लड़ाई के हक में नहीं है। वो कह रहे हैं इसको खत्म करें।
अब आप सोचें कि एक वक्त था कि अमेरिका के अंदर 80 से 90% लोग इजराइल को बैक करते थे कि आप जो हमास के साथ लड़ाई कर रहे हैं या जो कुछ करें वो बहुत बेहतर है। अब देखिए कि जो हालिया सर्वे आया है, जो 2 दिन पहले आया है आईपोसस का, उसके अंदर तो बताया गया है, रॉयटर्स ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की है कि 32% अमरीकी सिर्फ कह रहे हैं कि वो इसको सपोर्ट करें। सोचे कहाँ 80% 90% इनकी होती थी पॉपुलैरिटी, इस मामले पर बैक किया जाता था, वो गिरकर 32% आ गए। और अभी भी सर्वे पर आप मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये 1-2 महीने जंग हो रही तो आप सोचिए जरा कि उसके बाद ये सिर्फ नैरेटिव जो है ज्यादा देर नहीं है कि हमने हमला इसलिए किया कि उन्होंने हम पर हमला किया था, ये 32% गिरकर 2% पर आ जाएगा। अगर इसराइल के अंदर सिर्फ 3% लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जंग ठीक है या इन्होंने हम पर हमला किया, हमें जवाब देना चाहिए, तो इसराइल के बाहर जाकर अगर देखेंगे तो अमेरिका के अंदर भी ये मामला खड़ा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अवाम वहां पर सड़कों पर आएगी। अगर 32% लोग कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको तकरीबन 68%, 68% लोग ये कह रहे हैं कि हम इसराइल के खिलाफ है, 32% सिर्फ साथ है। इस जंग के अंदर अमेरिका को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर ये 68% लोग 90% बन जाते हैं तो सड़कों पर एहतजाज होगा कि आप हमारे टैक्स का पैसा जो है वो क्यों जाया करें इसराइल को इमदाद करके। और इसराइल के जो इंडिविजुअल्स हैं जितने उनके यहाँ पर अमेरिका के अंदर है, उन सब के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि इस वक्त एक बड़ा अजीब मामला है, और वो मामला ये है कि अमेरिका ने जो हालिया इसराइल को कहा कि आप ये जंग बंदी कर दो क्योंकि इनके ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, क्योंकि इनकी तमाम चीज़ें, इनके टैंक्स और ये तमाम चीज़ें तबाह हो रही हैं। ये नेटो वाला मामला थोड़ी है कि अफगानिस्तान के साथ ये सारी सूरत हाल है जी, 22-23 साल जंग चली गई। यहाँ पर अमेरिका उनको कह रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर किस तरह का होगा? प्रेशर इस तरह का होगा, अवाम वहां पर ये कहेगी कि भाई आपने असला नहीं देना क्योंकि ये असला खत्म होगा। अब मिसाल के तौर पर 418 टैंक्स बाकी हैं, आज भी 3-4 टैंक्स उनके तबाह हुए हैं। फिलहाल उसकी अपडेट नहीं मिली, लेकिन जैसे अपडेट मिलेगी तो पता चलेगा कितने टैंक्स रह गए। चले अभी हम यही सोचेंगे 418 टैंक्स है, तो 418 टैंक्स को अगर 182 टैंक्स सिर्फ 38 दिन में तबाह हो सकते हैं, तो आप ये बताइए कि अगले 2-3 महीने के अंदर, 3 महीने की अगर जंग होगी तो क्या इसराइल के तमाम टैंक्स का सफाया नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जब टैंक्स उसके पास नहीं होंगे, मरकावा टैंक्स जो 1970 से उन्होंने बनाए थे, जो तकरीबन 1 अरब 15-20 करोड़ यानी 120-25 करोड़ का एक टैंक पड़ता है, और आज के दौर में अगर तैयारी करें तो चूंकि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो 200 करोड़ का एक टैंक पड़ रहा है। और सोचिए जरा, उन्होंने 182 टैंक्स तबाह कर दिए हैं। 4 के हिसाब से अगर 4-5 फौजी अगर लगाएं तो यानी इस सारी सूरत हाल में 800 से 1000 के करीब तो फौजी सिर्फ टैंक्स के अंदर भी जो है वो मारे गए हैं। तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसराइल के फौजी भी मारे जा रहे हैं, इसराइल की फोर्सेस तबाह हो रही हैं, उनके अब ड्रोन से देखिए इसराइल किस में आगे था, एरियल स्ट्राइक के अंदर था, एयरफोर्स उसकी आगे थी। अगर उसके ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, और आप सोचिए जरा, अगर किसी, अभी तो ये ड्रोन्स लेकर आ रहे हैं, अगर कोई एक किसी जगह पर चाहे वो यमन के अंदर हो, यमन ने अभी काम क्या किया? यमन ने तो इनको कहा है ना कि आपकी जो शिप गुजरेंगे हम उस पर हमला करेंगे। आप 1 मिनट के लिए सोचें, इन्होंने स्ट्राइक करने के लिए F-35 लेकर जाने हैं ना, इन्होंने कहा हमने यमन पर हमला करना है। इसराइल को पता है एक हमला इन्होंने यमन पर किया तो उसके बाद उन्होंने अमेरिका और न जाने कहां का वो हमला करेंगे। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी। वो तो असल में चाह रहे हैं आओ हमें छेड़ो, कुछ छेड़ दे हमें तो हम इस जंग में मजीद आगे बढ़े। अगर वहां पर F-35 लेकर जाते हैं और कोई एक F-35 गिर जाता है, कोई एक F-35 इसराइल का गिरा देते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसके बाद लॉकहीड मार्टिन की क्या हालत होगी, उस कंपनी के शेयर्स कैसे गिरेंगे। और याद रखिएगा, जो F-35 अमेरिका की एयरफोर्स के पास है, इसराइल के पास जो F-35 है वो अपग्रेडेड वर्जन है, उसको मॉडिफाई किया हुआ है, कस्टमाइज किया हुआ है, क्योंकि इसराइल उन ममालिक में शामिल है जो F-35 के पार्ट्स बनाता है, यानी उसमें उसकी इनपुट है, कुछ भी इसमें पार्ट्स बनाता हो। लेकिन उसने काम ये किया है कि वहां से अमेरिका से तैयारे लेकर, चूंकि उससे उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। वैसे आप किसी मुल्क को दें F-35 तो आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, वैसे तो अमेरिका देता ही नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी को दिया भी तो आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। ये वाहिद इसराइल है जिसको तब्दीली की इजाज़त भी है, वो पार्ट्स भी साथ बनाकर दे रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर इनका कोई F-35 गिर जाता, पैसों को तो छोड़ें, कितने अरब का नुकसान होगा।
लेकिन जो अमेरिका और इसराइल की दुर्गत दुनिया के अंदर बनेगी कि आम सी फोर्सेस ने अगर उठकर उनका F-35 गिरा दिए, इससे ऊपर तो तैयारा है नहीं ना अमेरिका के पास और इसराइल के पास, तो फिर बाकी क्या बचेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।